ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अगला हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। थ्योरी पार्ट इसका बहुत ही कम है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफ़ी हैं, है ना। मज़ा आएगा आपको इस स्टैंडर्ड में। और ये स्टैंडर्ड आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम से जो जाना जा रहा है, ये आपको कॉस्टिंग में भी हेल्प करेगा काफ़ी हद तक, है ना। वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं सिखाऊंगा भी। और अकाउंटिंग कैसे करनी है, देखो कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे आती है वो तो वहाँ सीखते हो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैसे आती है, कितना बिल करना है, कितना चार्ज करना है कस्टमर से, वो तो सब वहाँ सीखोगे। बट बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करनी वो यहाँ सीखोगे, है ना। तो हेडिंग लगाए AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये AS में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड का प्रिस्क्राइब ही ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टैंडर्ड का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। Prescribe the accounting treatment for construction contracts and accounting for its revenue and costs. And accounting for its revenue and cost. रेवेन्यू एंड कॉस्ट इसकी बताना कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या रेवेन्यू कब करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता क्या है, सोचो, एक साल एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला, अगले 4 साल कुछ नहीं मिला, तो क्या एक साल में सारी इनकम और बचे हुए 4 साल में जीरो दिखाओगे? नहीं ना। फिर मान लो 5वें साल पे एक और 10 कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल गए एक साथ, और उसके 5 साल अगले मिले ही नहीं, तो क्या 5वें साल पे 10 कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू और उसके 10 साल तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू नहीं? तो कंसिस्टेंसी कहाँ से लाओगे, अक्रूवल कहाँ से लाओगे? तो वो सबको लाने के लिए, पहचानने के लिए क्या बनाया गया आपके लिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स AS7 बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बताता है मीनिंग, AS ही इसका बताता है मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले कहते हैं इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो आपने पढ़ा ही है बहुत अच्छे से, पूरी दुनिया थी, है ना, 1872 की थी ना। लगभग 28 लेक्चर हमें उसको रिकॉर्ड करने में लगे थे। नहीं, सो कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे एसेंशियल्स पढ़ लेना होमवर्क में, भले इच्छा हो तो सेक्शन 10 पढ़ देना फाउंडेशन का, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझना हो तो। ठीक है, टू और मोर पार्टीज, लीगल रिलेशन, पता नहीं क्या क्या था, है ना। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड फॉर, नेगोशिएटेड फॉर, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नेगोशिएटेड फॉर, नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नंबर 1 नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। एक एसेट बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन किया गया है। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, ब्रिज, एटसेट्रा, दैट इज नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, राइट। या फिर इट इज एंड इट इज entered for construction of combination of assets, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। या तो एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए है। सर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स क्या होती है? मान लो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, अपार्टमेंट्स बनाने हैं, अंदर मंदिर भी बनाना है, जिम बनाना है, पुल बनाना है ना, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। कहते हैं, बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। एक आधा ब्रिज बनाना है तो फर्स्ट केस, पूरा रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना है आपको, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बनाना है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। पूरा शॉपिंग मॉल बनाना है,
उसे बैंक्वेट एरिया भी रखना है, राइट। इसके अलावा उसमें आपको एक स्पेस होटल की अलग देनी है, एक स्पेस आपको सिनेमा की अलग देनी है, शॉपिंग आउटलेट्स देने हैं, मैकडी का आउटलेट रखना है, डोमिनोज रखना है। यस और नो? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। यस और नो? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्या है? तो लिखो, इसका भी मैं आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट दैट आर क्लोजली, पहले पूरा टेक्स्ट लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स दैट आर क्लोजली interrelated, that are closely interrelated or interdependent, that are closely interrelated or interdependent। अब जब तक पार्किंग नहीं बनेगी तब तक दिक्कत है, तब तक लोग पार्किंग अगर नहीं करेंगे तो आएंगे कैसे? तो दैट इज क्लोजली इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन कॉमा टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन और अल्टीमेट पर्पस। टेक्नोलॉजी फंक्शन और पर्पस और यूज, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल लिखा देता हूँ। रिफाइनरीज, रिफाइनरीज होता है ना, ऑयल रिफाइनरी। ये सुनो, अभी जब प्लांट अगर लिंक नहीं होगा, स्टोर्स लिंक नहीं होंगे, तो पूरी चीज दिक्कत हो रही, फैक्ट्री बन रही मान लो कोई। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। क्या कहते हैं बोलो? कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। ये सुनो, अरे ये सुनो, हाँ। देन कॉम्प्लेक्सेस, रियल स्टेट कॉम्प्लेक्सेस, रियल स्टेट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, एटसेट्रा। बोले यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? हाँ। अब सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है? तो तुमने कॉस्टिंग में कोई टाइप पढ़ा है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट या वेरिएबल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं पढ़े? चलो, अकाउंटिंग यहीं पर सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक का लिख लिया सबने? यहाँ तक का लिख लिया? हाँ, यस नो? यहाँ तक का लिख लिया सबने? चलो लिखो, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा होता है? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट? जहां पर कॉन्ट्रैक्टर, देखो दो पार्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कौन होता है कॉन्ट्रैक्टर? फिर द कॉन्ट्रैक्टर, काम करने वाला। कॉन्ट्रैक्टी, कस्टमर। कॉन्ट्रैक्टी कौन है? कॉन्ट्रैक्टर कौन हो? तुम। कॉन्ट्रैक्टर तुम हो ना, और कॉन्ट्रैक्टी कौन है? काम देने वाला। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब काम करने वाला। ठीक है, तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू फिक्स, कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू फिक्स द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और या तो आपको प्राइस फिक्स कर देगा या आपको फिक्स रेट पर यूनिट कर देगा। जैसे यार, आप कभी भी घर वर अपना बनवाओगे, जब भी छोटा सा घर, ठीक है, छोटा सा घर जिसमें बार हो, ठीक है, बार, बार नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ। तो उसमें क्या होता है, दो तरीके की रेट चलती है। सुनो, घर वर बनवाने में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है दो तरीके की रेट सबको कोट करता है। तो वो बोलता है कि पूरे घर का मैं इतना रुपये लूंगा,
क्या वो कहता है कि आपके टोटल स्क्वायर फीट कितने का कंस्ट्रक्शन है? तो आप बोलते हो कि मेरा 2500 स्क्वायर फीट का घर है, तो बोलता है पर स्क्वायर फीट आपको कितने फ्लोर डालने हैं, तो आप बोलोगे कि 1+2 डुप्लेक्स डालना है, या 1+1 ऐसा अंदर से सीढ़ियाँ जानी चाहिए, ये वो, है ना, मतलब डुप्लेक्स की बात, हाँ वो वैसे ही होता है। ठीक है, तो सुनो, तो वो आपको या तो एक रेट दे देगा कि मेरी 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट है कंस्ट्रक्शन की, या 8000 रुपये स्क्वायर फीट, तो मल्टीप्लाइड में नंबर ऑफ स्क्वायर फीट आपको उतना पैसा देना है। नहीं तो आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बता देगा कि मैं 50 लाख रुपए लूंगा या 60 लाख रुपए लूंगा। उसको कहते हैं फिक्स प्राइस, या फिर कहते हैं फिक्स रेट पर यूनिट। क्या बोलते हैं? फिक्स प्राइस और फिक्स रेट पर यूनिट, यस नो? पक्का? तो इट इज आइदर फिक्स प्राइस और फिक्स रेट पर यूनिट इज फिक्स्ड। ओके, अच्छा, सबसे बड़ी बात, इट इज विथ और विदाउट एक्सक्लेमेशन क्लॉज। विथ और विदाउट, ये लोग बच्चे समझते हैं कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एक्सक्लेमेशन क्लॉज नहीं होगा। एक्सक्लेमेशन क्लॉज तुमने कॉस्टिंग में पढ़ा है? हाँ, एक्सक्लेमेशन क्लॉज क्या होता है? एक्सक्लेमेशन क्लॉज मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर अगर महंगाई बढ़ती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट की रेट बढ़ा देंगे। तो फिक्स प्राइस, अब बच्चे सोचते हैं कि एक्सक्लेमेशन क्लॉज होता ही नहीं होगा उसमें। अरे यार क्यों नहीं होता होगा? महंगाई में क्या अकेली मेरी दुनिया थोड़ी बर्बाद हो रही है, सबकी हो रही है। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सक्लेमेशन क्लॉज के साथ भी हो सकता है और बिना एक्सक्लेमेशन के साथ भी हो सकता है। तो इट इज विथ और विदाउट एक्सक्लेमेशन क्लॉज, ई एस, ESCALATION, एक्सक्लेमेशन क्लॉज। इसमें एक्सक्लेमेशन क्लॉज हो भी सकता है और एक्सक्लेमेशन क्लॉज नहीं भी हो सकता है, यस नो? अरे यस नो? ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा है आपने? फिक्स प्राइस पढ़ा था? अच्छा नहीं पढ़ा था। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है बड़ो? बचाओ बच्चों। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्टर आपको रीइंबर्स करेगा, कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलता है जितने उसकी कॉस्ट लगी, प्लस एस्टिमेटेड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बोलो? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? है ना, लिखो, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स्ड, इज reimbursed for the cost incurred, for the cost, the contractor is reimbursed with the cost incurred plus percentage, plus percentage of its cost, plus a percentage of its cost। इसमें कॉस्ट कैसे निकलेगी? देखो, कॉस्ट इंकर्ड, मान लो दिस इज योर कॉस्ट इंकर्ड, इसमें हम प्लस करते थे परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और फीस, तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये सुनो, बोलो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा अच्छे से? हाँ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन या तो किसी को? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, तो तीसरा टाइप कौन सा होता होगा? तीसरा टाइप इसका सिस्टम दोनों का मिक्स, जहाँ पर कुछ प्राइस फिक्स है, फिक्स्ड प्लस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस प्लस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंटर किया जिसमें आपको बोल रहा है कि 2.5 करोड़ रुपए तो लेंगे ही लेंगे, प्लस उसके ऊपर आप जो भी एडिशनल काम कराओगे, है ना, जैसे पार्किंग फैसिलिटीज में आपको अलार्म्स लगवाने हैं, ठीक है, कहीं कोई गाड़ी वाड़ी चोरी हो जाए, है ना, तो उसका पैसा पर यूनिट एक्स्ट्रा लगेगा। उसको कहते हैं कॉस्ट, फिक्स प्राइस प्लस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बोलो? फिक्स प्राइस प्लस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, यस नो? यस नो? पक्का? समझ आया अच्छे से? कोई डाउट है? पक्का? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हमको स्टार्ट करना है अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का मतलब। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू?
अब एक एक टर्म को अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ नहीं, बस दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू? सिंपल सेल्स। क्या क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में? सेल्स। अब कैसे निकालोगे इसका? सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, अपन फॉर्मेट ही बना लेते हैं पूरा, है ना। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो अग्रीड है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अग्रीड, ठीक है। मान लो कुछ अमाउंट 5 लाख रुपए लूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा, इसको कहते हैं इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। क्या कहते हैं? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब इसमें कुछ अमाउंट प्लस होगा और कुछ अमाउंट क्या होगा? माइनस, जिसको हम कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं? वेरिएशंस क्या होते हैं? मान लो आपको बोला कि देखो हम आपको फ्लैट बना के देंगे, उसमें ये वाली टाइल्स लगी होंगी जो यहाँ पर फ्लोर पे लगी है। आप कहते हो नहीं, मेरे को ये टाइल्स नहीं लगानी, मेरे को तो इटालियन मार्बल चाहिए। आप क्या कहते हो? मेरे को क्या चाहिए? इटालियन मार्बल चाहिए, है ना। तो सुनो, तो कॉन्ट्रैक्टर की बेसिक रेट है, वो क्या इटालियन मार्बल लगा के देगा तुम्हें? नहीं ना। अब उसको कहते हो मेरे को खिड़कियाँ या लकड़ी की नहीं चाहिए, स्लाइडिंग वाली चाहिए मेरे को, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। उसको कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं? या तुम कहते हो कि एक काम करो, ये टाइलें तो मेरे को महंगी पड़ जाएंगी, मेरे को तो मेरे यहाँ पे कोटा स्टोन लगा के दो, ठीक है। तो वो गिरा भी सकता है प्राइस को तुम्हारी हैसियत के हिसाब से, ये सुनो। तो प्लस माइनस, इसमें वेरिएशन प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, इसको कहते हैं वेरिएशंस फॉर अल्टरेशन। अल्टरेशन इन जॉब, लाइक स्पेसिफिकेशंस। लाइक स्पेसिफिकेशन। तो ये प्लस भी होगा, माइनस भी हो सकता है अमाउंट, ठीक है। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? वेरिएशन समझ में आया? वेरिएशन समझ में नहीं आता कई बार? वेरिएशंस कई बार वो थ्योरी पूछ लेते हैं, व्हाट इज वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो समझ ही नहीं पाते। तो कैसे क्या होगा, समझ में आ रहा है? वेरिएशंस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको ने कोई इंसेंटिव पेमेंट्स अगर आपका मिलना है, मतलब वो प्लस हो जाएगा। ओके। तो इसमें अब अगर मान लो कोई इंसेंटिव पेमेंट्स है, मतलब कि आपने बोला कि यार ये फ्लैट आप नॉर्मली कितना टाइम बना के दोगे, तो बोलता है कि मैं 2 साल लूंगा और आपसे 60 लाख रुपए लूंगा, ठीक है। तो आप कहते हो यार एक काम करो, 1.5 साल में बना के दे दो मुझे। अगर आपने 1.5 साल में बना के दे दिया, तो आप 2 लाख रुपए ऊपर ले लो यार, काम जल्दी कर दो मेरा तो, है ना। तो काम जल्दी करने का एक्स्ट्रा पैसा लगता है, लगता है ना। एक होता है वो नॉर्मल लेबर लगाएगा, ओवर टाइम नहीं करवाएगा। अब वो जो नॉर्मल लेबर प्लस ओवर टाइम अलग लगवाए बेचारा वो जेब से, है, तो उसके लिए आपको इंसेंटिव पेमेंट्स देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? इंसेंटिव पेमेंट, मतलब काम जल्दी करने का एक्स्ट्रा पैसा जो आप दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव पेमेंट्स। कहते बोलो, इंसेंटिव पेमेंट्स, ये सुनो। तो प्लस इसमें आ जाता है इंसेंटिव पेमेंट्स, प्लस इंसेंटिव पेमेंट्स। अच्छा, इंसेंटिव पेमेंट्स किस लिए होता है? प्राइस फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब, प्राइस फॉर अर्लियर डिलीवरी और कंप्लीशन ऑफ वर्क, अर्लियर डिलीवरी और कंप्लीशन ऑफ वर्क। बोले ऐसा नो, ऐसा नो। ओके, दैट इज इंसेंटिव पेमेंट्स। नाउ वी हैव प्राइस एक्सलेशन। अगर इन्फ्लेशन की वजह से कुछ भी प्राइस बढ़ाया गया है, तो प्राइस एस्केलेशन जुड़ जाएगा, है ना। एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट, फॉर इंक्रीज कॉस्ट
इसमें और इंसेंटिव और पेमेंट में फ़र्क है, वेरिएशंस में और एक्सलेशन में फ़र्क है। वेरिएशन आपने अपने कस्टमर ने अपने हिसाब से करवाया है, इंसेंटिव काम जल्दी करने का पेमेंट है, और एक्सलेशन महंगाई वाला पेमेंट है। तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? इसलिए मैं तीनों को अलग अलग लिखा है, बोले सुनो। हाँ, विदाउट, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ही आपको क्लेम्स का पैसा भी जोड़ना पड़ेगा। अब ये दिमाग में बैठते ही नहीं लोगों को, क्लेम्स का है। लॉसेस इन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टी लाइक कस्टमर कॉस्ट डिलेस, एरर इन स्पेसिफिकेशन और डिजाइन। क्लेम्स का पैसा, आप आए, आपने बोला आपको वार्डरोब कैसी चाहिए, आपसे पूछा, बोले जब मेरी शादी होगी मैं बीवी से पूछ के बताऊंगा, तो पता नहीं कब शादी होगी इनका, बीवी से पूछोगे हैं, तो अननेसेसरी डिले कर दिया आपने, कैसे नो? तो कस्टमर का डिले करता है, आपको डिजाइन लाके नहीं देता है, स्पेसिफिकेशन लाके नहीं देता है, तो बेचारा मेरा तो काम रुक गया ना। अरे यार, आपसे पूछा टीवी यूनिट कैसा होगा, अभी आपने बोला कि मेरी एलईडी मेरे को सोचना पड़ेगा कि कितने इंच की लानी है, अभी तुमने सोचा ही नहीं। 56 इंच की लानी है कि 32 इंच की लानी है, कितने की लानी है, 49 इंच की लानी है, 56, 56, 32, 32, है ना? चलो, तो आपने उसको स्पेसिफिकेशन दे ही नहीं रहे आप। जब उसको स्पेसिफिकेशन दे ही नहीं रहे हो, तो वो तो डिले कर देगा ना काम अननेसेसरी। उसकी लेबर तो बैठी की बैठी है, उसकी लेबर तो बैठी की बैठी है ना। तो उसको कहते हैं क्लेम्स का पैसा। किसका पैसा? क्लेम्स। तो क्लेम्स क्या होते हैं, लिखो, लॉसेस इन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू, लॉसेस इन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू, कॉन्ट्रैक्ट के लॉसेस बिकॉज ऑफ डिलेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टी, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टी लाइक कस्टमर कॉज डिलेस, कस्टमर कॉज, कस्टमर ने डिले करा है तो उसका पैसा कस्टमर से ही लेंगे, कस्टमर ने डिले करा है तो उसका पैसा हम कस्टमर से ही लेंगे। तो एरर्स इन डिलेस, कस्टमर कॉज डिलेस, और एरर्स इन स्पेसिफिकेशन, एरर्स इन स्पेसिफिकेशन, यस और नो, और डिजाइन। लास्ट इसमें आता है, सोचो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इतनी सारी चीज आती है, अब वो कॉस्टिंग में वो सीधा उठा के देते हैं, ये लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये सब तुमने वहां नहीं पढ़ा होगा, इंसेंटिव पेमेंट्स और ये सब प्लस होता है, ये सब यहाँ निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल आता है, इंसेंटिव सी ए, वेरिएशन सी ए, तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाल के दिखाओ, सब जोड़ते रहना, माइनस करते रहना अपने हिसाब से, बोलो ऐसा नो, विदाउट, कोई दिक्कत समझ में आया अच्छे से? हाँ, चलिए। अब अगर कोई भी डिले की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने आप पे पेनल्टी अगर कोई लगाई, क्या लगाई? पेनल्टी, वो भी जुड़ जाएगी, ठीक है? प्लस पेनल्टी इफ एनी, पेनल्टी इफ, इतने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में आपका क्या मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट, इतने सारे एडजस्टमेंट के बाद में क्या मिलेगा देशवासियों? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, बोलो यस और नो, यस और नो, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन में हमको डिस्कस करना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, क्या डिस्कस करना है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। सर, कुछ कॉस्ट डायरेक्ट होती, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, है ना, उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना? तो आओ लिखा देता हूँ पूरा का पूरा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, बहुत इजी है। फर्स्ट पार्ट इसका डायरेक्ट कॉस्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, आपको रूल से पढ़ा है ना, कॉस्ट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, है ना, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, है ना? तो लिख लो, रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, रिलेट्स टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, रिलेट टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सर लेबर कॉस्ट, लेबर, मटेरियल, अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड, कंस्ट्रक्शन साइट पर वो आपको याद है मार्बल घिसने की मशीन चलती है ना, एक वो रोलर चलता है,
उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब डेप्रिसिएशन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर खुद की बुक्स में थोड़ी चार्ज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट से ही रिकवर करेगा ना। जो रोलर घूम रहा है, उसका डेप्रिसिएशन है, उसका डेप्रिसिएशन लाखों में होता है, तो वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से चार्ज कर देते हैं अपन। ठीक है, बुक्स में सारे एक साथ डेप्रिसिएशन चार्ज करने से अच्छा है एलोकेट कर दो उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इसी को तो आपने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पढ़ा है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यूज एटसेट्रा, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड एटसेट्रा। बोले ऐसे नो विदाउट। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट होता है इसका एलोकेटेड कॉस्ट। क्या होता है, क्या होता है बोलो? एलोकेटेड कॉस्ट। एलोकेटेड कॉस्ट क्या होती है? एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल, जनरल एलोकेटेड, जनरली एलोकेटेड एक्सपेंसेस। जैसे मशीन का इंश्योरेंस, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स, ठीक है, फॉर सुपरवाइजिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नो, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन और सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स, ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज कर रहे होंगे तो सारी कॉस्ट उसी में चार्ज कर दो, और अगर एक से ज्यादा सुपरवाइज कर रहे हो तो सैलरी डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे मान लो 6 लाख रुपए सैलरी, 10 कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइज कर रहा है, तो 60,000 बांट दो ना हर कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अगर एक ही को सुपरवाइज कर रहा है 1 लाख रुपए में, तो 1 लाख रुपए उस स्पेसिफिक में चार्ज होगा। नहीं समझे? सुपरवाइजर एक ही को सुपरवाइज कर रहा है तो पूरी सैलरी उधर चार्ज कर दो, एक से ज्यादा सुपरवाइज कर रहा है तो सब में एलोकेट कर दो। ठीक है, सुपरवाइजिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट, सुपरवाइजिंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, बोले यहाँ तक कोई डाउट? कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन हमारा और भी चलना है, कर लें पूरा डिस्कशन कॉस्ट पे। हाँ, चलो अगला आता है स्पेसिफिक कॉस्ट। आइटम नंबर 3 आता है, हाँ बताया था स्पेसिफिक कॉस्ट। चलो, व्हाट इज स्पेसिफिक कॉस्ट? स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर फॉर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर विच रीइंबर्समेंट इज स्पेसिफाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। जनरल डेवलपमेंट, बोले नक्शा बनवाना है, आर्किटेक्ट हमें हमारा फ्लैट का ऐसा ऐसा चाहिए, हमें आपके फ्लैट समझ नहीं आ रहे, हम हमारे हिसाब से आर्किटेक्चर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बालकनी हमें स्टैंडर्ड से समझ नहीं आ रहा, हम बालकनी को बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। क्या होगी ये? स्पेसिफिक कॉस्ट। मुझे तो और लिखाना पर ये भाई साहब साथ नहीं दे रहे। स्पेसिफिक कॉस्ट, बस स्पेसिफिक कॉस्ट को एक बार लिख लेते हैं, लिख लो स्पेसिफिकली चार्जेबल। क्या हो गया, थक गई, थक गई? इतना तो नहीं पढ़ा तेने, हैं? अच्छा, स्पेसिफिकली चार्जेबल, स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर, स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, जनरल एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर which reimbursement is specified, general development cost, general and development cost for which reimbursement is specified, is specified। okay, चलो
अरे इतना ही लेते हैं, ठीक है। क्या और पढ़ाओ? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।